Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. Today we are going to start chapter number 6, that is basically continuous random variable and the normal distribution. आज के लेक्चर में हम लोगों की जो डिस्कशन होगी वो इट्स ऑल अबाउट द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. लास्ट चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को बेहतरीन तरीके से बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, और इस लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के हवाले से, और उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. तो स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी अप्रोच से जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं, लाइक अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं फ्रॉम 60 to 1, 61 to 2, 62 to 3, और लास्ट में जब आपने रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने डिस्क्रीट को डिस्कस किया था तो आपको याद होगा कि उसमें जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ थी वो डिस्क्रीट वेरिएबल था रैंडम, यानी कि मे बी x इज इक्वल टू 0 था, कभी x इज इक्वल टू 1 था, कभी x इज इक्वल टू 2 था. लेकिन यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो ओवर द इंटरवल है, यानी कि अगर आपके पास इंटरवल पे कोई वैल्यूज़ होती हैं तो हम उसे कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा. तो ये एक एग्जांपल हमें मिल जाता है यहाँ पे, जो हमें जस्ट ये एक आइडिया है कि किस तरह से जो है वो आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्लासेस हैं, यहाँ पे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो समहाउ अगर आप समझें तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ही है जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. और अगर आप इसको ग्राफ बनाएंगे, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने ये ग्राफ बनाना जो था वो सीखा था बहुत डिटेल के साथ कि किस तरह से हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ्स जो है वो बनाते हैं. तो ऑब्वियसली ये आपका हिस्टोग्राम है जो कि कनेक्टेड है ऑन द क्लासेस, और ये जो है ये आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, और इसके साथ जो वाई एक्सिस पे आपको मिल रही हैं वो इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं. तो ये ग्राफ बनाना भी हम लोगों ने सीखा था. ये यहाँ पे ग्राफ बनाने का मतलब ये था कि मैं आगे कुछ जो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होता है बेसिकली, या जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इट्स ऑल अबाउट द शेप्स, यानी कि जो शेप्स बनते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल को हम लोग जो है वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, तो हम उनको इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इट्स क्वाइट डिफिकल्ट के वी डोंट एनी वन फ्रॉम अस कि वो नहीं जानता कि एक जो हमारा इंटरवल है उसमें कितने जो हैं वो आपके पास इन बिटवीन कितनी वैल्यूज़ हैं. तो हम फिर क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल जब हमारा कंटिन्यूस हो जाता है तो हम शेप्स की बात करते हैं, यानी कि एरिया अंडर द कर्व, यानी कि एक कर्व है उसके अंदर जो एरिया है वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं. वो किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे या कैसे करेंगे वो हम लोग डेफिनेटली इस चैप्टर में सीखेंगे. तो ये ग्राफ बनाने का मतलब ये था. यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पर हाइट्स मिल जाते हैं. तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के पास आपके पास हैं दो प्रॉपर्टीज़. जब भी आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको जहन में रखनी होती हैं. नंबर वन है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एज्यूम्स, यानी कि नंबर वन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एज्यूम्स a value in any interval lie in the range from 0 to 1, यानी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, उसकी जो रेंज होगी, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होगी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी के जो रिजल्ट्स होंगे, इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 1, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मिनिमम 0 होगी, या इसके बीच में प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करेगी. और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, दैट इज़ वेरी मच सिंपल, और काफ़ी जगह पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. यानी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके किसी भी रैंडम वेरिएबल की होगी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, सम ऑफ ऑल इवेंट्स, यानी कि हमें इतना पता है कि अगर हम किसी भी रैंडम वेरिएबल के ऑल एक्सपेरिमेंट्स की या ऑल आउटपुट्स जो उनकी बना के उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उनको सम करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो इक्वल टू 1 होगा. एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया कि जब हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं
तो बेसिकली जो एरिया होता है अंडर द कर्व उससे वो बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पे आपका समझने के रैंडम वेरिएबल है जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, अगर स्टार्ट हो रहा है जिस तरह से आपने एग्जांपल में अभी अभी देखा कि हमारे पास जो था वो पहली क्लास जो थी 60 टू 61 थी या 61 टू 62 थी। तो अगर इस तरह से हम लोग एक इंटरवल लेते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन द इंटरवल वेयर एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, where x is a lower limit of that interval and b is the upper limit of that interval। तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो इन दोनों के दरमियान जो शेडेड एरिया है ये जो है ये बेसिकली शेडेड एरिया इज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि अगर हमें किसी इंटरवल के बीच में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ए और b के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो बेसिकली क्या होगा, आपका एरिया अंडर द टू गिवन पॉइंट्स होगा जो कि इस तरह से शेड किया जाएगा। और अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, शेप बनाते हैं, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो इस जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व हम बनाते हैं, तो ये बात आप एक याद रख लें कि जो इस कर्व के दरमियान में जो इसके अंदर जो ये शेडेड रीजन है, ये जो एरिया है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी 1 होती है, यानी कि टोटल एरिया अंडर दिस कर्व दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई बिकॉज द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ से अपने साथ लेके आगे बढ़ेंगे, कुछ यानी कि इसका जो हम बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं इस चैप्टर का, कि ये चीज़ें आप आगे यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एरिया अंडर द कर्व एज प्रोबेबिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि किसी इंटरवल पे ए और बी जो है आपका लोअर इंटरवल है, लोअर क्लास लिमिट है या अपर क्लास लिमिट है, और यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, और उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो इस तरह से आपका शेडेड रीजन होगा, यानी कि ये जो आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं और ये शेडेड रीजन आपका जो होगा वो आपका जो शेडेड रीजन है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 65 टू 68 के दरमियान, तो ऑब्वियसली जो भी वैल्यूज आएंगी 65 और 68 के दरमियान हम इस पूरे के पूरे रीजन को शेड कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे शेड हुआ। अब ये कैसे ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड होंगी वो तो ऑब्वियसली हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड करेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली x इज इक्वल टू ए पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 66.6, जिस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग करके आए थे, ये x इज इक्वल टू 66.6 यानी कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, तो एग्जैक्टली ये 66.8 जो है वो सिंपल एक लाइन होगी जो वर्टिकल लाइन है, सिंपल एक छोटी सी लाइन होगी सिंपल, और यहाँ पे जो एरिया है वो ये लाइन के ऊपर जो एरिया होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो यहाँ पे जो इसका लेंथ है 68.66.8, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है बिकॉज यहाँ पे इसका एरिया जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल स्मॉल एरिया है, 0 है, दैट्स व्हाई दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 66.8 इज इक्वल टू 0। लाइक अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 65 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 68 एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 65 एंड लेस देन 68, तो आप ऑब्वियसली ये वाला रीजन जो है वो शेड होगा हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए, जो कि हम पीछे भी ये डिस्कस करके आए हैं। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। तो इन दोनों कंडीशंस में ये प्रोबेबिलिटी सेम होती है, यानी कि लेस देन और इक्वल वाले कंडीशन में भी और ग्रेटर देन और इक्वल वाले कंडीशन मना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो इंक्लूडेड है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू वाली सैम्बल है तो भी सेम ही है, और अगर सिर्फ लेस देन है तो भी सेम ही है, लेकिन फिर उसमें हम लोग थोड़ी सी आगे जाके सीखेंगे कि हम इसमें कुछ करेक्शन मेथड्स जो हैं वो देखेंगे कि उनको जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आते हैं, हमारे सिंपल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में से कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी में स्विच करते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इन डेटा के साथ प्ले करते हैं। ऑब्वियसली वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस स्टडी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टेकन टू रन अ रोड रेस। ये एक केस स्टडी है, अगर आप इसको स्टडी करना चाहें, इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और आप इस पूरे केस को स्टडी करना चाहें ताकि आपको प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो समझ में आ जाएं, इसके
अप्स एंड डाउन जो हैं वो समझ में आए कि टोटल इसमें हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें कैसी आई हैं। तो जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें केस स्टडी है 6.1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम टेकन टू रन अ रोड रेस। आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, इसके ये ग्राफ्स भी देख सकते हैं। और ये सारा अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो ऑब्वियसली आप पढ़ें, और मैं आपको ये कहूँगा भी कि आप कोशिश करें, पढ़ें, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें अपना। तो आप केस स्टडी को पढ़ सकते हैं, इसके रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मिलेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल सकती हैं आपको, अगर आप इसको पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होती है और ये किस तरह से की जाती है फाइंड। तो चेक करते हैं इसको। जी, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास a normal probability distribution when plotted gives a bell shaped curve such that जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा जो है वो हमें एक बेल शेप कर्व देती है। यानी अगर हम लोग स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी शेप जो है वो सिमेट्रिक होगा, अगर उसकी मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटिस्टिक्स में सिमेट्रिक होती है। तो नॉर्मल उसका भी बेल शेप बनता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है, मीन 0 होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 होती है। और अब बेल शेप्ड कर्व, जब भी आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट अ बेल शेप्ड कर्व सच दैट द टोटल एरिया अंडर दैट कर्व इज इक्वल्स टू 1। यानी कि उस कर्व में टोटल एरिया जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। कर्व जो होता है वो हमेशा मीन पे सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब है जो उसकी एवरेज वैल्यू है उसके दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटीज सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मीन इक्वल टू 0 है तो आपकी 0.5 प्रोबेबिलिटी एक साइड पे होगी, 0.5 प्रोबेबिलिटी दूसरी साइड पे होगी। द टू टेल्स ऑफ द कर्व एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। उनकी जो दोनों टेल्स हैं वो एक्सटेंड होती रहती हैं लेकिन दे आर नेवर इक्वल टू 0। समहाउ दे आर गोइंग टू एक्सटेंड इनफिनिटली, यानी कि वो 0 की तरफ मूव कर रही होती हैं लेकिन 0 को टच नहीं करती। दे आर वेरी मच नियर टू 0। लाइक अगर आप और हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड कर्व होता है। और बेसिकली वो जो बेल शेप्ड कर्व है वो ये आपके सामने है, यानी कि जो बेल शेप कर्व बना है। और इसमें जो स्टैंडर्ड यानी कि कंपैरिजन जब हम लोग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस करते हैं तो यानी कि अगर आप सिंपल रियल वर्ल्ड में से कोई प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल कर रहे हैं और आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम लोग रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड, यानी कि जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टफ होता है किसी चीज़ का, तो उसके साथ हम रिजल्ट की वैलिडिटी के लिए उनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो जब भी हम रियल लाइफ से चीज़ों को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो शायद रियल लाइफ में अगर आप कोई एग्जांपल करें तो उनमें आपकी मीन डिफरेंट आए या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज आए, लेकिन जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द रिजल्ट्स तो जो स्टैंडर्ड हमारे पास लिटरेचर होता है उसके साथ हमारी कंपैरिजन होती है। तो स्टैंडर्ड लिटरेचर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनती है उसका जो शेप है वो बेल शेप होगा। और उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है, ये जो मीन पॉइंट आपको नजर आ रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और ये जो सिग्मा नोटेशन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे प्रोबेबिलिटी में फाइंड होती है, मीन कैसे फाइंड होती है, ये चैप्टर नंबर 5 में हम लोग जो है वो इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ चीज़ों की जो मीन है वो हमने, जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन की मीन अगर आप लोगों को याद हो तो वो हम लोगों ने फाइंड की थी बाय मल्टीप्लाइंग बाय एनपी। फिर हम लोगों ने पॉइजन की मीन फाइंड की जो कि लैम्डा थी, दैट इज अगेन इक्वल टू एनपी। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप पॉइजन को आपका याद हो आपको तो वो था एन पी क्यू। और इसी तरह से हम लोगों ने बायनोमियल में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था तो वो भी एन पी क्यू था। तो ये चीज़ें हम लोग डिफरेंट जगह से फाइंड कर सकते हैं। और इस कर्व में हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा, द टोटल एरिया जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा। और इनकी जो ये टेल्स हैं, जो थर्ड पॉइंट था, ये इन्फिनिटली एक्सटेंड होती रहती हैं टूवर्ड्स द जीरो, लेकिन ये जीरो को टच नहीं करती। नियर अबाउट इट इज इक्वल्स टू जीरो बट दे आर नॉट एक्चुअली।
उसके अलावा एक बात हम लोगों ने और की कि जो कर्व है दैट कर्व इज बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट द मीन। तो ऑब्वियसली अगर आपकी ये सेंट्रल पॉइंट जो है वो मीन होती है, आप लोगों को याद होगा स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने शेप्स पढ़ी थी, सिमेट्रिक, स्क्यू राइट, स्क्यूड लेफ्ट। तो आपको पता है जो मीन होता है वो हमेशा सेंट्रल पॉइंट होता है, और सेंट्रल पॉइंट में आपका जो यहाँ पे जो मीन है ये बेसिकली सेंट्रल पॉइंट है। तो ये कर्व सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर टोटल एरिया इस शेप में 1 है तो 0.5 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दैट मीन and 0.5 area should be on the left hand side of the mean. So obviously it's understood as 0.5 in sometimes you can call it 50% of the area on the right hand side and 50% area on the left hand side. तो जो हमारी डिस्कशन हो रही थी वो एरिया अंडर द कर्व्स के हवाले से हो रही थी। तो ईच ऑफ द टू शेडेड एरियाज ऑब्वियसली 0.5 आर समटाइम इट इज कॉल्ड 50%। तो 0.5 ऑन द राइट, 0.5 ऑन द लेफ्ट। तो इन चीज़ों को जो है वो आप जो है याद रखिएगा, आगे ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे समझ लें कि आपका कोई इंटरवल है और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वैल्यू है फ्रॉम फॉर एग्जांपल 0 to 1 है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 to 1 है, और हमें ये वाला एरिया जो है वो फाइंड करना है। और तो फिर हम किस तरह से इसको जो है वो एरिया को निकालेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया है वो हमारे पास कितना है, 1 है, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब है अगर हम ये वाला एरिया फाइंड करके 1 में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इसका एरिया मिल जाएगा। फिर इस सारे के एरिया को अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया जो है हमें वो मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें होंगे। ये कॉन्सेप्ट्स आगे जो हैं वो जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के आप लोगों को मिलेंगे कि हम चीज़ों के साथ सिर्फ हम लोगों ने डेटा के साथ प्ले करना होता है। तो एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व बियॉन्ड प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो ईच ऑफ द टू शेडेड एरिया इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0। फॉर एग्जांपल जो एरिया अंडर द कर्व है, यानी कि जब हम लोग ये एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक टेबल हमें मिलता है जिसे हम जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। उस टेबल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। उस टेबल को जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली हमारी 3.99 तक होती है। यहाँ पे अगर आप सिग्मा देखें तो शुरू में अगर आपको याद हो स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने एक फिगर पढ़ी थी जिसमें यहाँ पे था 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ तक जो है ये तकरीबन 99 पॉइंट या 98 पॉइंट समथिंग जो होता है वो डेटा यहाँ तक होता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। उसके बाद जो डेटा यहाँ पे है यानी कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बढ़ जाती है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 से ज़्यादा आपको आती है या जी की वैल्यू जो है वो आपको 3 से बड़ी आ जाती है, 3.99 से ज़्यादा बड़ी आती है, फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, आगे हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें मैं डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ। तो उसके बाद जो आपका जो यहाँ पे एरिया बनता है इन टेल्स में, ये तकरीबन इक्वल टू 0, 0 तो नहीं होता लेकिन इट इज़ रियली क्लोज टू 0, यानी कि बहुत थोड़ा जो एरिया है वो इनके 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद बहुत कम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रह जाती है। तो यहाँ पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी रह जाती है। 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स विद द सेम मीन बट डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस। अगर आपके पास यानी कि डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है और सेम मीन है तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो सेम मीन के साथ अगर आपके पास जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी डेटा की पीक उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि उतनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस होती जाएगी। और अगर आपकी मीन डिफरेंट हो रही है और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो आपकी हर जगह पे जो पीक है, आपकी डेटा की जो पीक होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो एज इट इज सेम रहेगी। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलें मेरे ख्याल में चलें ये वाली डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इट्स क्लियर नाउ what does mean by standard normal distribution. The standard normal distribution means you have mean 0 and standard deviation is equal to 1. like ये देखें, ये वही ग्राफ आपके पास आगे 0, 1 स्टैंडर्ड यूनिट, 2, 3, आपको याद होगा चैबेशेव्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने जो डिस्कशन की थी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। तो ये वही डिस्कशन यहाँ पे है कि टोटल एरिया जो है वो 100% यानी कि 1 यूनिट होता है, समथिंग लाइक 90
8.96 इस तरह से है, या 99 पॉइंट समथिंग जो डेटा है वो यहाँ तक होता है। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आपके पास इन टेल्स में बहुत शॉर्टर डेटा रह जाता है। ये इक्वल टू जीरो तो नहीं होता, लेकिन इट इज़ वेरी मच क्लोज टू जीरो इसमें एरिया आपके पास होता है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ।